अभी हमने इस ऑफिस को बनाना शुरू किया है। ये दरअसल हमारा कार्यालय बना रहे हैं हम, जो पानीपत शहरी लोगों की मिलने जुलने के लिए और उनके लिए एक सुविधा केंद्र बना रहे हैं हम। यहाँ से हम पानीपत के लोगों की जो आवाज़ उठाने का काम करेंगे और उसके साथ साथ जो भी हमारे ज़रूरतमंद साथी हैं जिनको किसी भी काम की ज़रूरत है, वो पूरा दिन हमारा 24 घंटे हमारा कार्यालय चालू रहेगा। वो सभी साथी किसी भी वक्त आकर हमारे इस कार्यालय में हमसे मिल सकते हैं। और पानीपत के लोगों के लिए, पानीपत शहरी विधानसभा के व्यक्तियों के लिए ये हमने एक सुविधा केंद्र बनाया है और इसमें पानीपत के सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। कांग्रेस पार्टी का भी कार्यालय है और ये संजय अग्रवाल का भी कार्यालय है। बिल्कुल 100% कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस का कार्यालय है और कांग्रेस के प्रचार के लिए कार्यालय काम करेगा। और उम्मीद है 1 मार्च से हम सब साथियों को बुलाकर उनका अभिनंदन करेंगे। बिल्कुल 24 घंटे खुला रहेगा जी। मैं भी दिन भर यहीं बैठूंगा जी। पार्टी के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे पानीपत में जो भी आम आदमी की ज़रूरत है, आम आदमी की आवाज़ है, उसको उठाने का काम करेंगे। चाहे यह निगम के भ्रष्टाचार का मुद्दा है, शहर की सफाई का मुद्दा है, लोगों की सुविधाओं का मुद्दा है, लोगों के ऊपर नाजायज़ जो टैक्स लगा रहे, कभी हाउस टैक्स रूप में, कभी अनाउंसमेंट के रूप में, बढ़ता पोल्यूशन, बढ़ता भ्रष्टाचार, घटता जल स्तर, अनेक ऐसे मुद्दे हैं शहर के जो हम इस कार्यालय के माध्यम से उठाएंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे। और जो आजकल जो नया मुद्दा चल रहा है हिजाब जी, वो इसके बारे में जो आप क्या विचार है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी। इसको ये कपड़े ही तो पहन रहा है कोई व्यक्ति, इसके लिए इतनी बवाल नहीं होना चाहिए। ये तो वैसे भी महिलाएं, चाहे हमारी हिंदू महिलाएं हैं, आज घूंघट में रहती थी, ये मुस्लिम बहनें अगर हिजाब पहन रही हैं तो उसमें मेरे को लगता नहीं कोई ऐसी बुरी बात है। इसको बगैर बात इशू बनाया जा रहा है किसी एक पार्टी विशेष के द्वारा। हर आदमी स्वतंत्र है, वो किसी तरह के भी कपड़े पहने, लेकिन जहाँ हम जाते हैं उसकी मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है। ये हम बहुत जल्द अग्रवा विकास ट्रस्ट की तरफ से एक मेडिकल सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसमें सभी व्यक्तियों को, किसी का कोई भेदभाव नहीं है, अमीर गरीब ज़रूरतमंद कोई भी है, उसको हम दवाइयाँ उसमें हम वितरित करेंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस पर वो सेंटर चलाए जाएंगे। जो हमें एजेंसियों से जिस रेट पर दवाई मिलेगी उसी रेट पर हम ज़रूरतमंद लोगों को दवाइयाँ देंगे। कोई MRP का चक्कर नहीं होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस पर वो सेंटर चलाए जाएंगे। अभी एक सेंटर हम जल्द ही अगले 15-20 दिन में सिविल हॉस्पिटल के बाहर हमने जगह चिन्हित कर ली है। जल्दी हम उस पर अगले 15-20 दिन में 1 मार्च तक हमारा प्रयास है, उस सेंटर को वहाँ चालू कर देंगे। उसके बाद अगला सेंटर हमारा गुहाना रोड पर होगा। इससे जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, जिसको मान लो कोई भी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है कोई व्यक्ति, उसको महीने में 10,000 रुपये की दवाई अगला कोई व्यक्ति खा रहा है और उसकी अगर हम उसको 30% कम रेट पे दवाइयाँ मुहैया करा पाए तो उस व्यक्ति के तो 3,000 रुपये महीने के बच गए। इस तरह से हमारा सेंटर काम करेगा। जितना भी डिस्काउंट कंपनी की तरफ से दिया जाता है वो पूरा का पूरा डिस्काउंट हम उस ज़रूरतमंद कस्टमर को पास ऑन कर देंगे। ये एक जन सेवा का केंद्र होगा। और इसमें जो है खाली दवाइयाँ मिलेंगी या डॉक्टर भी बैठेंगे? नहीं सर, सिर्फ दवाइयाँ मिलेंगी। वो किसी भी प्रकार की दवाई हो, चाहे आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, सब दवाइयाँ उस सेंटर पे मिलेंगी। और वो सेंटर फिर से मैं बता रहा हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस पर जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा। बिल्कुल, युवाओं के लिए तो हम लगातार कहते रहते हैं, युवाओं की शिक्षा के लिए हम लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। भी एक सरकारी यूनिवर्सिटी पानीपत के अंदर होनी चाहिए। एम्स की भी आवाज़ हम लगातार उठाते रहे हैं। अभी पानीपत को एक एम्स हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से चंडीगढ़ जाओ 150 किलोमीटर है। रोहतक में ऑलरेडी इतना ज़्यादा रस है, वो भी PGI है, चंडीगढ़ PGI है, लेकिन एम्स सिर्फ हमारे को दिल्ली जाना पड़ता है पानीहाड़ा के लोगों को। पानीपत एक ऐसा सेंटर, बिल्कुल सेंटर है हरियाणा का, यहाँ हमारे को एम्स की ज़रूरत है। और अब पानीपत की आबादी भी तकरीबन 20 लाख के पार हो चुकी है, इसलिए एम्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अच्छे सुविधाएँ, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है पानीपत के अंदर कहीं ना कहीं। जब हमने कोरोना काल में देखा, बहुत से लोगों ने अपनी जान से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर ऐसी सुविधाओं की कमी में गवा दी, लेकिन
अगर एम्स की यहाँ की स्थापना होगी तो लोगों को प्रॉपर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। और हम अपने मेडिकल सेंटर के सहायता से जब लोगों ने 40-40 हज़ार में रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीदा, हम उसको अपने केंद्र के माध्यम से वही 1500-1600 रुपये में लोगों को मुहैया कराएंगे। हमारी योजनाएं बहुत जल्दी ही लोगों के बीच होंगी और लोगों को महसूस होगा कि वाकई में जन सुविधा के लिए हम वो केंद्र बनाने जा रहे हैं। ताकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और वो भी प्रैक्टिकल। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं खाली पढ़ाई नहीं सीखते, वहाँ उनका एक विज़न बदल जाता है। बच्चे आपस में मिलना जुलना, बच्चों का खेलना कूदना, फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट स्कूल में जाके बढ़ जाती है बच्चों की। इसलिए स्कूल कॉलेज तो बहुत ज़रूरी खुलने। लगातार 2 साल से बच्चे घरों में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन खाली पढ़ाई से कुछ नहीं होता, बच्चों की फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे स्कूल जाएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे, खेलने कूदेंगे, उनका शारीरिक विकास भी ज़रूरी है। तो ये सरकार जो है वो आदिम युग की तरफ नहीं ले जा रही पब्लिक को? इस सरकार का मकसद ही है लोगों को उलझा के रखो, हिंदू मुसलमान में, गरीब अमीर में, कभी हाउस टैक्स में, कभी किसी चीज़ में। ये सिस्टम को सीधे तरीके से नहीं चलना देना चाह रहे, क्योंकि जब आप शराब के ठेके खोल सकते हो तो स्कूल कॉलेज खोलने में क्या दिक्कत है। जब शराब के ठेके को मैनेज कर सकते हो आप, वहाँ भीड़ को मैनेज कर सकते हो, तो स्कूल कॉलेज को मैनेज कर सकते हो। उनको फंडिंग करो भाई, आप रूम ज़्यादा बनाओ, एक रूम के अंदर 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे, 6 फुट के डिस्टेंस पे बैठेंगे। कुछ ना कुछ सिस्टम को मैनेज करो ताकि बच्चे स्कूल में जाएं, पढ़ें। जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज, तब तक विकसित नहीं होगा। तभी होगा जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे। उन पर तो आपने ताले लगा दिए। उसको मंदिर बनाओ, अच्छी बात है, गुरुद्वारे बनाओ, मस्जिद बनाओ, अच्छी बात है। हमें सामाजिक देश है, ये एक धार्मिक देश है, यहाँ में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको सामाजिक स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। आज कोई भी चुनाव लड़ा जाता है, मैं यूपी में चुनाव में गया, वहाँ पर कोई मुद्दा ही नहीं है विकास का, सिर्फ एक ही है हिंदू मुसलमान की लड़ाई। अरे आप यूँ तो बताओ आप क्या करना चाहते हो, क्या आपने किया? 5 साल का अपना बायोडाटा तो पब्लिक को बताओ, और अगले 5 साल में क्या करोगे? कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम ही नहीं है वहाँ पे। इतनी अव्यवस्था हमने देखने को मिली, अचंभित रह गई। उनको कोई मतलब ही नहीं है। कोई चुनाव लड़ा जाता है सिर्फ धार्मिक जातिवाद, आप कोई उनको विज़न ही नहीं देते पब्लिक को। किस मुद्दे पर लड़ाई लड़ोगे? खड़े होकर स्टेज पे खड़े होकर मुख्यमंत्री कहता है देख लूँगा, ये ऐसी भाषा ही होती है कि आप एक प्रदेश के मुखिया हो, आपकी भाषा पे संयम होना चाहिए।